तो बिल्कुल फोकस के साथ आप भी पूरा माइंड दिमाग खोल करके एक बार बस समझिए, उसके बाद से सारी चीजें आपको लगातार फिर समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो देखेंगे कि जो दिल्ली है, अगर दिल्ली को हम लोग देखें तो ये हमारी एक फर्स्ट तो हमारे देश की राजधानी है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये सिंपल राज्य नहीं है, ये क्या है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। केंद्र शासित प्रदेश भी है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ ये एक विशेष राज्य भी है। विशेष राज्य होने के कारण से ये इसमें यहाँ यहाँ पे सीएम भी है, ठीक है। सीएम है यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राज्य के विधानमंडल भी है, राज्य की विधानमंडल भी है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे उपराज्यपाल भी है, एलजी, है ना, ठीक है। तो ये भी इसके मतलब यहाँ पे इस तरीके की मतलब ये पूरा जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ये दिल्ली है, दिल्ली को विशेष दर्जा जो मिला हुआ है वो भी इसमें हम लोग को पहले उसको समझना जरूरी है। उसके बाद से हम लोग काफी अच्छे से पूरे चीजों को धीरे धीरे करके डिस्कस करते चले जाएंगे। देखिए बस आप समझिए, सुनते रहिए, ठीक है। मैं मेरा जिम्मेदारी है कि मैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। देखिए 1991 का मामला है, ठीक है। 1991 में जो दिल्ली है, दिल्ली को 69, ठीक है, 69वां, ठीक है, 69वां यहाँ पे संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। करने के बाद से जो दिल्ली है उसको विशेष दर्जा दिया गया, ठीक है, विशेष दर्जा मिला। और ये जो विशेष दर्जा जो है ना, यहाँ पे एस बाल कृष्णन समिति के सिफारिशों के द्वारा मिला, ठीक है। उसके बाद से जो दिल्ली को विशेष दर्जा जो प्रदान करने का जो कार्यक्रम है वो हुआ। तो यहाँ से हम लोग इतना सारी चीजें समझ में आ गई सबसे पहले, तो हम लोग धीरे धीरे इससे आगे बढ़ रहे हैं। तो विशेष दर्जा मिला। अब विशेष दर्जा का क्या मतलब है, विशेष दर्जा का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तो ये पहले राजधानी क्षेत्र है, ठीक है। फिर यहाँ पे तो खुद मतलब एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे राज्य का विधानमंडल भी है। तो अब राज्य का विधानमंडल भी है प्लस सेंटर का भी यहाँ पे जितना प्रभाव रहता है, जैसे कि हम लोग बाकी जगह पे हम लोग देखें जो कि संघ शासित प्रदेश जो हैं उनमें और इनमें तो अंतर होगा, है ना। तो इन सारी चीजें भी हैं, प्लस यहाँ पे सीएम भी है। तो सीएम का भी अपना एक जो जितना उनका पावर रहता है, जो कार्य करने का जिनका जितना उनके कार्य क्षेत्र में है उनको कार्य करने भी देना है ना। प्लस सरकार का भी एक यहाँ पे जिस तरीके से ये केंद्र शासित प्रदेश है वो भी बना रहे, उसका महत्व भी बना रहे। तो इसके कारण से क्या हुआ कि अब इसमें विवाद ज्यादा हो सकते हैं। तो विवाद कम हो इसके लिए क्या किया गया कि जो यहाँ की सरकार है, इस सरकार को 69वां संविधान संशोधन के द्वारा ये सीएम को ये शक्ति दी गई, यानी कि जो मुख्यमंत्री के पूरा मतलब एक तरीके से विधानमंडल को यहाँ की ये शक्ति दी गई कि आप जो है जैसे राज्य जितना ज्यादा जो भी कानून बनाते हैं सब बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 3 चीजें छोड़ करके बाकी सारी चीजों पे बनाएंगे। तो इनको एक पुलिस, ठीक है, एक जो है पुलिस का मामला इनसे संबंधित, दूसरा यहाँ पे ये सार्वजनिक व्यवस्था, इसको प्लस भूमि, ठीक है। ये 3 चीजों को छोड़ करके इनको ये जो संशोधन है इसी में बोला गया, ये 3 चीजों को छोड़ करके आप बाकी सभी चीजें जैसे कि राज्यों में डिवाइडेड है कि राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, तो ये जैसा चीजें चल रही हैं सब में आप अपना कानून सब चीजें बना सकते हैं। लेकिन आपको पुलिस, प्रशासन, ये सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, और भूमि, इसको छोड़ना होगा। इसको छोड़ने के बाद से मतलब इस पे आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजों पे आप जैसे नॉर्मल कानून बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज इससे ये भी हम लोग को समझ में आया कि इसके अलावा केंद्र भी इंटरफेयर नहीं करेगी, है ना। जैसे अगर यहाँ पे जो यहाँ की जो असेंबली है, राज्य सरकार जो असेंबली है, राज्य सरकार जो है वो इस पे इंटरफेयर नहीं करेगी। इसका मतलब ये भी तो है ना कि केंद्र सरकार इससे बाहर के किसी चीजों पे इंटरफेयर नहीं करेगी, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। तो अब मामला क्या हुआ, जो ये हमारा पूरा मामला है इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं अब मामला क्या है, कि ये जो मामला है ना, ये मामला है लोक सेवाओं के लिए, ठीक है। यानी कि मतलब हमारे जो जितने ए ग्रेड के हम जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ये सारी चीजों के का जो इनका जो है स्थानांतरण किनके पास होना चाहिए, इनका शक्ति स्थानांतरण करने का मेन मामला इन्हीं को लेकर के स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मामला है यहाँ पे अब जैसे यहाँ की उपराज्यपाल जो है, उपराज्यपाल और दूसरे सीएम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब दोनों में विवाद हो गया कि जो लोक सेवक जो हैं, जो नौकरशाही है, मैनेजमेंट इनका कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्थानांतरण वगैरह से व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्री यानी कि जो राज्य सरकार है वो करती है,
ठीक है। तो राज्य सरकार यहाँ पे कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि अब इनको जो उपराज्यपाल के बीच में ये विवाद हुआ कि नहीं, राज्य जो है राज्य सरकार इसको अब नहीं करेगी, ठीक है, इसको केंद्र सरकार करेगी या फिर उपराज्यपाल के डायरेक्टली उससे होगा, ठीक है। उपराज्यपाल तो वहां पे रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मतलब जो 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 राज्य की सरकारें हैं ना, वो राज्य की सरकार को इनका जितना भी व्यवस्था जो है, वो कोई भी चीजें यहाँ पे करने का ये लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इन स्थानांतरण वगैरह करने की जो शक्ति है, जो उनका मैनेजमेंट है, वो यहाँ पे राज्य सरकार को नहीं मिला, ठीक है। मतलब ये मेन विवाद हो रहा था यहाँ पे। फिर जो राज्य सरकार है वो गई सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ये बोली कि अगर यहाँ पे जो राज्य की सरकार है, राज्य की सरकार जो है वो खुद जनता के थ्रू चुन करके आ रही है, तो उसको यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है, नौकरशाही का व्यवस्था जो है, वो करने का क्यों नहीं अधिकार है, ठीक है, पहला। दूसरा बोली कि आप जो 69वां जो संविधान यहाँ पे जो संशोधन किए थे, उसमें जो केंद्र का इंटरफेयर है, उसमें पुलिस, सामाजिक व्यवस्था और यहाँ पे भूमि था, तो इसके अलावा आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो बातें आई सामने में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ये जब ये मामला इस तरीके से जवाब दी, तो कहीं ना कहीं जो है उपराज्यपाल यानी कि केंद्र सरकार, अब उपराज्यपाल को मैं केंद्र सरकार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जितने भी राज्यपाल देखते हैं वो सभी क्या है, केंद्र से जुड़े होते हैं, राष्ट्रपति से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार से जुड़े होते हैं, है ना। यहाँ भी ये केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया, ये बताया गया कि जो यहाँ पे जो ये जितने भी लोक सेवक हैं, नौकरशाह हैं, इनका जो निर्णय लेना है ना, ये निर्णय लेगी राज्य की सरकार, ठीक है। तो अब इनका मामला ये हुआ अभी अभी की डेट में कि जो केंद्र सरकार है ना, वो यहाँ पे ऑर्डिनेंस लेकर के आ गई। कौन सी ऑर्डिनेंस? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023, ठीक है। ये क्या है अध्यादेश? मामला यही मामला है कि जितने भी ऐसे नौकरशाह हैं, सिविल सेवक हैं, इन सभी का इन स्थानांतरण से संबंधित जितने भी इनकी शक्तियां, इनकी जो नियंत्रण है, इनका मैनेजमेंट है, वो अब यहाँ पे ये जो राज्य की सरकारें हैं वो नहीं करेंगी। ये अलग एक यहाँ पे मतलब अलग से एक पैनल बनेगा, एक समिति बनेगा, वो अब निर्णय करेगी, ठीक है। अभी हम लोग उसके बारे में ही पढ़ेंगे, जो अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वो समिति क्या है, वो अधिकरण है, ठीक है, उस तरीके से बनेगी और फिर वो करेगी। अब यहाँ पे क्या मामला समझ में आ रहा है कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री यानी कि जो राज्य की सरकार है, राज्य की सरकार को ये लोग पहले भी शक्ति छीनना चाह रहे थे, वो यहाँ भी छीन लिए हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यहाँ पे अगर पुलिस व्यवस्था था, लोक सेवा था, लोक सेवा का मतलब ये लोक सेवा नहीं, सामाजिक सेवा वाला, सामाजिक व्यवस्था वाला, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, गड़बड़ हो जाएगा अगर यहाँ पे रहेगा ये तो, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, उसके बाद से आया था भूमि, ठीक है। तो केंद्र सरकार ये जो संशोधन अध्यादेश है, ये अध्यादेश लेकर के आई, ठीक है। और अब मान के चलिए कि ये तीन जो चीजें थी, अब इसमें लोक सेवक भी जुड़ गए। लोक सेवक यानी कि नौकरशाही जो लोग होंगे, जो नौकरशाह होंगे, अब यहाँ पे दिल्ली के अंतर्गत ये भी अब केंद्र सरकार के अंतर्गत होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो अध्यादेश है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश, ठीक है, ये एक अध्यादेश है ना, ये एक अध्यादेश है। मतलब बताया जा रहा है न्यूज में कि ये मतलब रातों रात ही निकल गया ये अध्यादेश, ठीक है। 10-11 बजे रात को लगभग आसपास में जानकारी मिला उपराज्यपाल के थ्रू सीएम को यहाँ पे कि इस तरीके की अध्यादेश लेकर के आ गए हैं, जहाँ पे आप फिर भी क्या है कि यही है कि आप जो है इन जितने भी लोक सेवक हैं, इनका कोई निर्णय नहीं कर सकते, इसके लिए आप एक अलग से समिति गठन की जाएगी, वो निर्णय करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मतलब एक प्लानिंग चल रहा है। मैं इसको अगर जब ये मामले को समझ रहा था तो बार बार चेस का याद आ रहा था। हम लोग कितने बार मतलब आप लोग को जितने लोगों को चेस अगर पसंद है ना, आपकी हॉबी है, जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कितने लोग की आप लोगों की हॉबी है, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से मामला चल रहा है, ठीक है। जब हम लोग शतरंज खेलते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि हमारा जो प्लानिंग रहता है ना, यहाँ पे राजा को किसी भी तरीके से अगले के ऊपर हम लोग को अटैक करना है, तो अटैक करने के लिए हम लोग, हमारे पास कितने सारे प्लानिंग होते हैं, यहाँ पे प्लान्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारा हम लोग प्लानिंग करके रखे रहते हैं कि कहाँ से कैसे अटैक करना है, एक फेल हुआ तो दूसरे तरीके से कैसे अटैक करना है। तो यहाँ पे देखिए वही चल रहा है कि केंद्र सरकार जो करना चाह रही थी वो क्या हुआ, एक रास्ते से बंद हो गया, है ना, दूसरे रास्ते से तुरंत फिर से अटैक करके यहाँ पे क्या है कि दूसरा रास्ता निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अध्यादेश है, ये अध्यादेश क्या है। देखिए ये कानून नहीं है ना, जो सिंपल जो हम लोग कानून जो बोलते हैं, अध्यादेश अलग है, ठीक है। अध्यादेश का क्या मतलब है, देखिए अध्यादेश जो होता है, अध्यादेश सेम जो कानून है ना, कानून है,
सेम कानून के जैसा ही ये भी है, कानून के जैसा भी इसका भी शक्ति है। लेकिन बात बस इतना है कि ये जो अध्यादेश है, अध्यादेश जो है ये आपको आपातकाल स्थिति में, ठीक है, आपातकाल स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। किसी भी तरीके से ये सदन में जो लोकसभा राज्यसभा है इस तरीके से विधेयक के थ्रू पास होकर के कानून नहीं बनता है, ठीक है। पहले इसको मैं बहुत अच्छे से हर चीजों को एकदम एक एक चीज आपको पॉइंट टू द पॉइंट में क्लियर करूंगा, लेकिन यहाँ पे ये शब्द आ गया इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ताकि हम लोग फिर आगे बढ़े तो सारी चीजें अच्छे समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्या है, ये राज्य लोकसभा से विधेयक के थ्रू पारित नहीं हुई, ये क्या हुई, यहाँ पे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति यहाँ पे डायरेक्टली इसको जारी किए, फिर उस समय से वो कानून जो है एक कानून के रूप में, अध्यादेश के नाम से कानून के रूप में वो लागू हो जाता है। फिर इसमें जो जो बातें कही जाएंगी रहेंगी वो सारी चीजें फिर फॉलो अप होंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज और आएगा कि क्या सच में मतलब राष्ट्रपति ही ऐसा करते हैं? तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते। देखिए राष्ट्रपति का नाम होता है, ठीक है, लेकिन करती है सरकार। कौन सरकार? प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट समिति है, कैबिनेट मंत्री हैं वो लोग सारी चीजों का निर्णय, मतलब प्रधानमंत्री का जो अपना एक पूरा असेंबली है वो लोग चर्चा करके जो वो बताते हैं वो फिर राष्ट्रपति उस चीज को करते हैं। तो हम लोग इसलिए सामान्य भाषा में राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के पास इस तरीके का कोई अधिकार नहीं है कि बिना मतलब किसी से कोई चर्चा किए, प्रधानमंत्री जी से चर्चा किए कोई भी ऐसा कार्य करें, ठीक है। तो ये अधिकार जो होता है वो पूरा यहाँ पे प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अंतर्गत होती है और उन्हीं लोग ये सारी चीजों की सलाह पर सारे काम करते हैं, ठीक है। तो अभी नॉर्मल हम लोग बस ये समझे कि अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश के बारे में जारी कैसे होता है, निकलता कैसे है, हर चीज एक एक चीज समझेंगे, क्योंकि मेन पॉइंट वही है। पूरा जो कहानी है ना, कहानी का मेन हमारे लिए काम का यही चीज है, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं फटाफट पहले पढ़ता हूँ इसको, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा क्योंकि ये बस एक ही बार समझना है बस, उसके बाद से हम लोग हमेशा ये काम आएगा। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मामले को संविधान पीठ भेज सकता है। यहाँ पे क्या है मामला जो है, मैं आपको बताया कि जैसे ही ये क्या हुआ कि यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री जो है पहले गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमारा जो ये अधिकार है लोक सेवकों के लिए, ये अब क्या है केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर कर रही है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी, सुप्रीम कोर्ट का भी यही बात हुआ कि नहीं तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, ठीक है। तो मामला यहाँ से लगभग खत्म हो गया, है ना। मतलब यहाँ पे क्या है, राज्य सरकार को जीत मिल गई, ठीक है। उनका जो चाहिए था, जो रूल था उसी हिसाब से उन लोग जा करके गए और वही बात हुआ, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर केंद्र सरकार जो ये अध्यादेश लेके आई है, ये अध्यादेश के कारण से फिर यहाँ पे अब जो है यहाँ अब क्या हो गया, अब जो राज्य सरकारें हैं फिर से वही है कि अब वो लोग लोक सेवकों के लिए कोई भी ऐसा कार्य उनसे संबंधित नहीं कर सकते हैं। अब मामला क्या हुआ कि फिर से राज्य सरकार जो है गई सुप्रीम कोर्ट के पास। अब मामला यहाँ पे ये आया कि आप जो अभी निर्णय दिए हैं उस निर्णय का वैल्यू नहीं है क्या, इस तरीके की बातें जो हैं, मतलब वैसे बोल नहीं रही है, हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज दिख रहा है ना, प्रतीत हो रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट भी ये बोल रही है कि अगर आप लोग जो मैं पहले जो निर्णय दिया उस निर्णय पे आप लोग मतलब उस निर्णय का एक विरोध में ये लेकर के आ गए, निर्णय तो पहले हो ही गया था, फिर ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है, समझ रहे। मतलब कहीं ना कहीं एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक तरीके से यहाँ कहीं ना कहीं एक मतलब क्या बोलना चाहिए, उसके विरोध में ये लेकर के आगे मतलब यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे जब हम लोग को लोकसभा राज्यसभा अपने संसद के अंतर्गत जब कानून बन ही रहे तो ये इमरजेंसी किस हिसाब से हो गया, ये भी एक प्रश्न है। तो अभी ये जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यही बातें चल रही हैं कि मतलब इमरजेंसी भी नहीं था, कुछ निर्णय पहले भी ले लिया गया था, फिर से एक अध्यादेश लेकर के इस काम को करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। प्लस सबसे मेन बात, ये जो अध्यादेश जो लेकर के आए हैं और ये लोग पहले से ये जो बना हुआ था पुलिस सामाजिक भूमि जो विशेष दर्जा जो है उस संविधान के अंतर्गत बिना संशोधन किए कैसे किसी चीज में परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ये है कि देखिए एक चीज और है ना, हो सकता है प्रश्न यहाँ से बने एकदम फोकस, बीच में अभी मैं बता दिया हूँ, हो सकता है आगे नहीं बता पाऊंगा या फिर भूल गया, तो इसलिए मैं यही बता देता हूँ। ये जो अध्यादेश है ना, अध्यादेश लेकर के आप आओगे और संविधान में कुछ संशोधन कर दोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन ये एक चीज बीच में आपको ये जो मामला है ना वो फंस रहा है यहीं पे कि आप जो ये जो मेन जो रूल है जो यहाँ पे विशेष दर्जा जो दिल्ली को मिला हुआ है, इसके अंतर्गत जब संशोधन किए थे तब 3 बातें यहाँ पे लिखी गई थी, चौथा बिना संशोधन किए कैसे लिख दिए, है ना। तो ये संशोधन नहीं है, केवल एक अध्यादेश है, नॉर्मल कानून है, संशोधन किए नहीं है और इसमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पे यही बात आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट भी यही बातें यहाँ पे विचार करिए कि ये संविधान के अंतर्गत होगा कि नहीं होगा।
बिना संशोधन किए यहाँ पे ऐड हो गया है। तो अब संविधान जो जो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अब फिर इस मामले की अच्छे से जांच समझने के लिए, इस मामले को, इसका मतलब एक तरीके से सही है कि गलत है, सब निर्णय लेने के लिए एक अलग से पीठ बनाएगी, ठीक है, एक अलग से समिति बनाएगी। वो समिति फिर इस पर चर्चा करेगी, तो फिर आगे चल करके और ये मामला सामने आएगा कि क्या है। लेकिन हम लोग को एक बार अच्छे से समझ जाना है, ताकि उसके बाद कोई भी कैसा भी मामला है एक झटके में तुरंत पढ़ते ही हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, तो ये भेज सकता है, अभी वही भेजने के ऊपर विचार चल रहा है, ठीक है। हालांकि सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून में उन सवालों की रूपरेखा तैयार की जिन पर संविधान पीठ को अध्ययन मतलब ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख मुद्दा यह होगा कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 जो है, वो अध्यादेश मार्ग के माध्यम से संविधान संशोधन के समान है। पहला ये इस बात पे ध्यान रखना है, जो कमेटी बैठेगी उस पर वो विचार करेगी इस ये वाले बात पे। और दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि अध्यादेश वास्तव में अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किए बिना सिविल सेवकों पर उसका नियंत्रण छीन लिया है ना। वही बात है ना, अगर ये जो लोक सेवक जो हैं, ये अगर इस विशेष दर्जा की इस 3 लिस्ट में ये चौथा लिस्ट अगर बन जाएगा, तो राज्य सरकार फिर इस पे भी कोई नियंत्रण नहीं कर पाएगी। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि राज्य सरकार की जो शक्ति है उसको छीन लिए हैं। जो मानता है कि सेवाओं पर शक्ति और नियंत्रण निर्वाचित सरकार में निहित होना चाहिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट खुद ये बोली है कि अगर यहाँ पे जो निर्वाचित सरकार है वो उसके अंतर्गत इन सब का मैनेजमेंट होना चाहिए। तो बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन ये जो विधेयक लाया गया, इस विधेयक के कारण से क्या हुआ कि अब ये जो शक्ति है लोक सेवकों की मैनेजमेंट की, वो राज्य सरकार से छीन ली गई है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए आगे, ये जो अभी जो असेंबली जो बनाने की जो सॉरी वो जो प्राधिकरण जो बनाने की बात चल रही है, जहाँ पे ये जो विधेयक है ना, उस विधेयक के थ्रू ये बोला जा रहा है कि एक यहाँ पे प्राधिकरण बनेगा। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर कहानी और आगे बढ़ेगा। फिर तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाएगी। उस अध्यादेश में ये है ना, तो अध्यादेश में क्या क्या बातें उसको ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण NCCSA, ठीक है, ये एक प्राधिकरण बनाने का यहाँ पे इसमें अध्यादेश में बात की गई है। इसमें अध्यक्ष, इसकी जो अध्यक्ष रहेंगे, यहाँ पे जो अध्यक्षता करेंगे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पे अध्यक्ष रहेंगे। फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है, अगर यही अध्यक्ष रहेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या आएगा, आगे चलते हैं। बीच बीच में क्वेश्चन करने से थोड़ा ज्यादा दिमाग अच्छे से समझ में आता है ना। देखिए, जिसमें मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव और अन्य सचिव अन्य 2 सदस्य भी रहेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो मुख्यमंत्री तो यहाँ पे जो है इसके अध्यक्ष रहेंगे, ये जो बन रहा है, जो प्राधिकरण बन रहा है। लेकिन उसके अलावा फिर यहाँ पे मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव, अन्य 2 सदस्य भी होंगे इसमें, ठीक है। आगे और पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। NCCSA के कार्य क्या क्या है। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे समूह A के सभी अधिकारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, सतर्कता और प्रासंगिक मामलों के संबंध में उपराज्यपाल को सिफारिशें करेंगे, ठीक है। ये लोग सिफारिश करेंगे, मतलब ये जो प्राधिकरण बनेगा, ये लोग क्या करेंगे, फिर राज्यपाल को जो भी इससे मामला होगा सिफारिश करेंगे, ठीक है। एकदम मतलब कहानी को समझते जाइए कैसे होगा ना, मतलब नाव घूम फिर करके केंद्र सरकार के पास आएगी, बस बात ही चेस की तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे, आप भी अच्छे से, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको भी मजा आएगा, ठीक है। अगर मजा आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है NCCSA जो है, इसके द्वारा निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी मामलों का निर्णय जो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा। मतलब अब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे बैठ गए जनता के चुने हुए CM के साथ जितने सदस्य यहाँ पे सब सदस्य बैठ गए, ठीक है। इन सब में वोटिंग हुआ, ठीक है, सब वोटिंग किए। फिर वोट जिसके पक्ष में, जिस यहाँ पे जो भी बातें होंगी, जो विचार होगा, जो निर्णय लिया जाएगा, जिस निर्णय के पक्ष में जाएगा वो निर्णय सर्वोपरि होगा। फिर यहाँ पे ये CM का क्या मतलब हुआ, जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता के लिए अगर कोई निर्णय लेना है तो वो वोटिंग के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे इनका क्या महत्व हुआ, है ना। ये भी बातें यहाँ पे आ रही हैं। तो देखिए इसका मतलब यह है कि वास्तव में दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री के फैसले को 2 वरिष्ठ नौकरशाहों के द्वारा खारिज किया जा सकता है ना। यहाँ पे जो मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव जो ये लोग रहेंगे, तो फिर ये लोग का वोट अगर किसी में ज्यादा गया तो फिर वो चीजें निर्णय लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खुद जो जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री, उन्हीं का जो फैसला है वो गलत हो सकता है यहाँ पे, है ना। उसके अलावा फिर क्या होगा, LG की भूमिका भी है इसमें, यानी कि
उपराज्यपाल। उपराज्यपाल क्या करेंगे, अध्यादेश में कहा गया है कि एलजी यानी कि उपराज्यपाल इसे प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश पारित भी करेंगे। मतलब अभी इतना ही में मामला शांत नहीं होगा, फिर उपराज्यपाल भी इसको सहमति देंगे। तो कुल मिलाकर के बात यही हुआ कि जो प्राधिकरण आप बना रहे हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री केवल ऐसे चेहरा देखने के लिए हैं, इनका रियल में कोई अस्तित्व नहीं है इसमें, यही समझ में आ रहा है। तो इस कारण से भी क्या हो रहा है कि जो ये मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही चाहिए, इसलिए वो लोग अभी लेकर के गए हैं। देखिए आगे क्या मामला होता है। हम लोग को जो पढ़ना है, जो हमारे हिसाब से जो पढ़ाई करना है, इसमें समझना है, वो हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिए एक चीज और है, पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं। अभी जो संशोधन हम लोग देख रहे हैं, अध्यादेश जो देख रहे हैं, उसमें दो बातें खास करके ध्यान रखें। क्या, पहला तो जो लोक सेवा वाले जो कहानी है उसको क्या किया गया, बिना संशोधन किए जो है 239 ए में डाल दिया गया, ठीक है। दूसरा, अब जो है सीएम के पास जो नौकरशाह है उनसे संबंधित निर्णय लेने के लिए शक्ति नहीं रहेगी। अब यहाँ पे एक प्राधिकरण गठन किया जाएगा, जो कि सब मिल करके निर्णय लेंगे। तो ये दो खास बातें जो हैं इस अध्यादेश के माध्यम से आप ध्यान रखेंगे, इस अध्यादेश में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें हो गया। देखिए जो जितना भी जो केंद्र सरकार का जो मामला था, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था, वो सब चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। अध्यादेश से संबंधित जो मैं आपको बातें बताया सब हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेसिक चीज़ें जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। मेंस में आप आंसर राइटिंग करते हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है, प्रीलिम्स के लिए तो ज़रूरी है ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अध्यादेश क्या है, ठीक है। तो मैं देखिए समझने पर ज़्यादा कोशिश कीजिएगा ना, क्योंकि मैं उसी हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है जब हम लोग एक बार अच्छे से नहीं समझ पाते हैं ना, फिर डिफिकल्ट जाता है। लेकिन उसी को अगर बहुत आसानी तरीके से, आसान भाषा में समझ जाए तो फिर हमेशा हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हर चीजें, मामले समझ में आएंगे। तो देखिए अध्यादेश क्या है। अध्यादेश का मतलब, अध्यादेश भी एक कानून के समान, ये भी एक कानून है, ठीक है। ये भी एक कानून है, बस इसमें अंतर क्या है कि जो यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा जो सदन है, सदन के अंतर्गत ये विधेयक पारित होकर के नहीं आया था, ये डायरेक्टली राष्ट्रपति के द्वारा जारी कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें होती है, और इसमें, ठीक है, ये मतलब जो आपातकाल की जो स्थिति होती है, उस स्थिति में ये जारी होता है। तो कुछ कुछ इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या होगा कि ऐसा समय, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप पहला तो ये सोचिए कि अध्यादेश लाया क्यों गया होगा, है ना। क्या जरूरत है, जब हमारे पास कानून है तो फिर अध्यादेश क्यों लाएंगे। तो अध्यादेश क्यों लाया गया, जैसे कि देखेंगे कि हमारा जो संसद है, क्या हमारा जो हमारा सदन है, क्या लगातार उसके सत्र चलते हैं। साल में प्रावधान है 2 बार बैठक करने की, हमारे पास 3 बार होता है, फिर भी बीच में तो गैप रहता है ना, 6 महीने का, है ना। तो उस बीच में जो गैप होता है, उस गैप में अगर कोई आपात स्थिति आई, कोई मामला आया, तो ये संविधान के निर्माता लोग कितना बेहतर तरीके से सोचे हैं। मतलब जब आप संविधान पढ़ेंगे ना, तो मतलब लगेगा कि हाँ, मतलब एक एक डायरेक्शन में सोचे, एक एक डायमेंशन में सोचे हैं वो लोग। वही चीज हम लोग को यहाँ पे सोचना है। हम लोग को जिस तरीके से हम लोग का आईएएस का जो काम है ना, जो प्रशासक का काम है, उसी तरीके का, तो हम लोग को भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा हर तरफ से। ये देखिए, वो लोग सोचे होंगे कि चलो ठीक है, कानून तो बन गया है, लेकिन कानून से संबंधित कोई प्रॉब्लम आया, तो कानून अगर कोई भी वहां पे समस्या आएगा, तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग उस समय हमेशा संसद की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। संसद में फिर से उसको तुरंत वहां पे सत्र बुला करके, बैठक बुला करके फिर से एक नया कानून पारित करना पड़ेगा। इतना इमरजेंसी के कंडीशन में इतने सारे कार्य तो नहीं कर सकते। तो अब ये लोगों ने सोचा होगा, है ना, उसी हिसाब से तो हम लोग को दिख भी रहा है ना यहाँ, कि अगर मान के चलो कि कोई बहुत अर्जेंट आपात की स्थिति आ गई, और उस समय जो संसद है, जो संसद का सत्र है, चाहे पूरा संसद अभी क्या बंद है, ठीक है, या फिर संसद के अंतर्गत जो राज्यसभा है, जो लोकसभा है, तो यहाँ पे लोकसभा विघटित हो गई है, तो भी यहाँ कानून नहीं बनेगा। हाँ, अभी आगे चल करके फिर क्या हुआ, लोकसभा चल रहा है, राज्यसभा में कोई इश्यू हो गया तो वो यहाँ पे विघटित तो नहीं होता है राज्यसभा, लेकिन मान के चलो कोई ना कोई ऐसा इश्यू हुआ जिसके कारण से ये क्या है, ये भी निरस्त हो गया, लोकसभा में कुछ इश्यू चल रहा है इसके कारण से। इस कंडीशन में भी फिर तो रूल नहीं बन पाएगा। कंडीशन क्या है कानून बनने का, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित होने के बाद से फिर आते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। ये तीनों से मिल करके तभी कानून बनेगा, है ना, कोई भी विधेयक तभी पास होगा, इनके बिना नहीं हो पाएगा। तो इतनी सारी जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के कारण से अगर हम लोग इमरजेंसी में, क्या इतने सारे कंडीशंस को हम लोग फॉलो कर पाएंगे, क्या फॉलो कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो संविधान निर्माताओं ने ये सोचा होगा कि जो अध्यादेश है, ये भी एक इस तरीके का एक अध्यादेश, मतलब एक ऐसा भी कानून लाया जाए जो कि इमरजेंसी में तुरंत उससे पूरा कानून के जैसा वो अपना प्रभाव लागू कर दे, ठीक है। तो इसलिए अगर इमरजेंसी में इस तरीके का चीज बनाया गया, जिसको हम लोग अध्यादेश कहते हैं, कि जब भी
कानून वहाँ पे उस क्षेत्र में कानून नहीं बना है और वहाँ पे बहुत अर्जेंट जरूरी है कि एक वहाँ कानून बना दिया जाए, तो उस कानून को बनाने के लिए जो है राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। और ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया 123 के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, संविधान में संविधान वालों ने 123 यहाँ पे एंटर किया और इसमें लिख दिया कि जो है राष्ट्रपति जो है इससे संबंधित कानून बनाएंगे। अब ये जो है इसको कैसे याद रखेंगे, तो जैसे ही इमरजेंसी आएगी राष्ट्रपति बोलेंगे 1 2 3 और एक बार ऐसे छड़ी घुमाएंगे, तुरंत कानून बन जाएगा। लोग तुरंत वहां पे जितनी लोक व्यवस्थाएं हैं सारी चीजें मैनेजमेंट लगना शुरू हो जाएंगी, कानून बन गया मतलब 1 सेकंड में ऐसा। तो उस हिसाब से याद रख लेंगे ना, 1 2 3 बोलते ही कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति के पास ये भी एक अधिकार उनको दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं केवल 1 2 3 के गिनती पे, है ना, तो याद रहेगा ऐसे। चलिए ठीक है, तो ये आपका अध्यादेश समझ में आ गया। अब कंडीशन ये है कि अध्यादेश जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं मतलब पूरे देश भर में, तो राज्य कर सकते हैं क्या ऐसा कुछ? राज्य के हम लोग राज्य को और सेंटर को दोनों कंबाइन करके चलेंगे हर तरफ से हम लोग भी। मैं आपको बोला ना, हर तरीके से मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जब आप कभी भी आप आगे चल करके पढ़िए संविधान अपना, लक्ष्मीकांत पढ़िए, है ना, हर जगह पे आपको फिर मजा आएगा इस तरीके से पढ़ने में, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारें जो हैं वो लोग क्या इस तरीके से राज्य के अंतर्गत जो है हम लोग राज्यपाल जो देखते हैं, तो राज्यपाल भी क्या ये लेके आ सकते हैं क्या अध्यादेश? वो भी यहाँ पे वो कर सकते हैं क्या? उनको शक्ति प्राप्त है क्या? तो बिल्कुल उनको भी शक्ति यहाँ पे प्राप्त है। उनको शक्ति प्राप्त है यहाँ पे 213 के थ्रू। ठीक है, इसी नंबर को खाली बढ़ा देना है आगे। ठीक है, 213 के अंतर्गत जो है राज्यपाल को भी शक्ति दिया गया है कि राज्य में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्य के अंतर्गत। ठीक है, इनकी जो अध्यादेश होगी वो राज्य के अंतर्गत सीमित रहेंगी, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है तो जिस जगह तक किया गया है उस जगह तक होगा। भारत में, पूरे भारत में करना है तो पूरे भारत में वो लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें की गई हैं, राष्ट्रपति को यहाँ पे अनुच्छेद 123 और यहाँ पे राज्यपाल को 213। क्लियर हो गया अध्यादेश क्या है। और राज्य को भी देख ली इसमें कि राज्यों के पास भी अधिकार है। देखिए कंपेयर करके आजकल प्रश्न बन रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ मतलब दिमाग में शौक नहीं लगा था इतना ज्यादा बताने का, लेकिन प्रश्न ही उस तरीके से बन रहे हैं। और खास करके पॉलिटी में आप हर एक डायमेंशन से अगर नहीं सोचेंगे तो आप अभी हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैं आपको बताया अध्यादेश, ठीक है, अब ये होगा कि हम लोग देखेंगे कि अध्यादेश जारी करने कोई तो कंडीशन होगा ना। जैसे मैं आपको बताया अभी कंडीशंस क्या क्या कंडीशंस होते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, थोड़ा जल्दी देखते हैं अब क्योंकि समय ज्यादा हो गया। बेसिक चीज एक बार बैठ गया माइंड में, अब फटाफट आप भी समझेंगे। तो देखिए क्या सबसे पहले क्या होगा, संसद का दोनों सत्र जो है वो नहीं चल रहा होगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग अध्यादेश लेकर के आएंगे। एकदम अच्छे से फोकस से समझिए सब बातों को, छोटा छोटा बात है। ठीक है, तो जो दोनों संसद है मतलब लोकसभा और राज्यसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो अगर नहीं चल रहा है तब हम लोग पहले कंडीशन में अध्यादेश लेकर के आएंगे। अध्यादेश कौन लाएंगे? राष्ट्रपति लाएंगे। किसके कहने पर? मंत्रिमंडल के कहने पर। ठीक है, प्रधानमंत्री का यहाँ पर प्रभाव रहता है। ठीक है, दूसरा, लोकसभा सत्रावसान हो गया हो लेकिन राज्यसभा चल रहा हो, लोकसभा का समय सीमा समाप्त हो गया है लेकिन यहाँ पे क्या इमरजेंसी आ गया, तो दूसरे कंडीशन में यहाँ पे जो है अध्यादेश लेकर के आ सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तीसरा कंडीशन, लोकसभा तो चल रहा है, राज्यसभा का सत्रावसान हो गया होगा। ठीक है, राज्यसभा का सत्रावसान होने का मतलब है कि वहां पे उस तरीके से विघटन होना। ठीक है, बहुत सारे इसमें भी कंडीशंस होते हैं ना अलग अलग तरीके से, तो हो सकता है वहां पे वो प्रॉब्लम हो। लोकसभा जिस तरीके से भंग होता है वैसा नहीं होता इसमें। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, इमरजेंसी अगर पड़ा तो जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पे उनको शक्ति है कि एक यहाँ पे अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वो कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो राज्य सरकारें हैं, ठीक है, राज्य सरकारें किस तरीके से यहाँ पे कर सकती हैं? राज्य सरकारों के अंतर्गत जो राज्यपाल हैं उनके बारे में अगर आप सोचेंगे तो वो कैसे कर सकते हैं? मतलब राज्य सरकार जो है यहाँ पे उपराज्यपाल जो है उनके पास भी यहाँ पे सेम शक्ति है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हर जगह पर दो जैसे यहाँ पे 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, वैसे राज्यों के अंतर्गत हर जगह पे नहीं होता है। जहाँ पे नहीं होगा वहां पे ये जो रूल है दोनों का वो लागू नहीं होगा। जैसे ये, लेकिन एक चल रहा हो एक बंद हो, एक चल रहा हो एक बंद हो, एक नहीं चल रहा तो एक चल रहा है, ऐसा कुछ वो कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। ठीक है, वो एक सदन है तो बस उसमें पारित होगा और वो चलेगा। अगर विघटित हो गया तो यहाँ पे अध्यादेश आ सकता है। ठीक है, सेम ऐसे ही सोचना है उसके बारे में। एक चीज और इससे समझ में आता है हम लोग को, ठीक है, कि अध्यादेश उस समय भी जारी कर सकते हैं हम लोग जब सदन का केवल एक यहाँ पे केवल
एक सदन का मतलब एक केवल चल रहा होगा एक सदन में, है ना, मतलब जैसे कि या तो राज्यसभा चल रहा होगा चालू होगा, या फिर केवल लोकसभा चल रहा होगा। तो क्या हम लोग उस समय जो है यहाँ पे अध्यादेश ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं? क्योंकि अगर कोई एक सदन चलेगा तो क्या उस समय हम लोग कानून बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। ये सब कंडीशन है ना, आपको अभी नॉर्मल लग रहा होगा, बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे दूर कर लीजिए अभी अच्छे समझ करके। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे कि अगर लोकसभा लोकसभा जो है वो चल रहा है, राज्यसभा जो है वो बंद है, ठीक है, तो इसमें अध्यादेश बनेगा। अध्यादेश ला सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा लोकसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? अध्यादेश ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। जब तक कानून का ये पूरा प्रक्रिया पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों सदन चल रहे हैं तभी वो उस कंडीशन में लेकर के नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे अध्यादेश का मतलब मैं बताया ना, अध्यादेश ऐसी स्थिति में आती है जब सदन नहीं चल रहे हो, दोनों नहीं चल रहे हो, या एक चल रहा हो एक नहीं चल रहा हो, ऐसा कोई भी कंडीशन है जिसमें रूल नहीं बन सकता, उस समय अध्यादेश आता है, और इमरजेंसी की स्थिति में। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये बातें समझ गए। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और भी कंडीशन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए अध्यादेश के अंतर्गत ये सब कंडीशन ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति क्या हर एक चीजों पे अध्यादेश ला सकते हैं क्या? ये भी एक प्रश्न बनेगा यहाँ से। तो राष्ट्रपति जो है वो हर एक चीजों पे अध्यादेश नहीं लेकर के आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, उनको हर एक चीजों पे शक्ति नहीं। मैं आपको उस समय बताया था ना कि जो संशोधन है उस संशोधन को करने के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश के थ्रू उसको नहीं कर सकते संशोधन, यानी कि अध्यादेश लेकर के आए और किसी भी नियम में संशोधन हो गया तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये संशोधन को आप संशोधन के लिए यहाँ पे जो अध्यादेश है वो नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने जो कंडीशंस हैं यहाँ पे, जो जो ऐसे कानून हैं जिनमें आप अध्यादेश के थ्रू, जैसे वो जो कानून है वो उसमें आप अध्यादेश नहीं ला सकते हैं। ठीक है, जैसे संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंतर्गत आप अध्यादेश के द्वारा उसमें कानून आप बना करके उसको चेंज नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो इस तरीके का जो चीजें हैं उसमें जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे यहाँ पे कंडीशन में कि जो अध्यादेश है, क्या अध्यादेश को आप यहाँ पे जो हमारे अध्यादेश के थ्रू जैसे कानून हम लोग बनाते हैं, तो उस कानून में क्या होता है कि हमारे जो अधिकार हैं, कानून जब हम लोग बनाते हैं तो आप कानून बनाने में अगर आप देखेंगे तो हम लोग का जो अधिकार है ना, उस अधिकार को हमेशा ध्यान में रख के बनाया जाता है। ठीक है, हमारे मूल ढांचे के अंतर्गत भी है कि अगर कोई कानून हमारा जो अधिकार है, मूल अधिकार जो है, अगर उसको किसी भी तरीके से उसका उल्लंघन करेगी, ठीक है, तो उस हद तक हम लोग उसको काट देंगे, उस हद तक वो जो कानून है वो निरस्त हो जाएगी। उसका अपना सीमा है। किसी भी नागरिक, देश के नागरिक का जो है अधिकार जो है वो हनन नहीं होना चाहिए किसी कानून के थ्रू। ठीक है, सेम इसी प्रभाव से जो हम लोग जो अध्यादेश बनाएंगे उस अध्यादेश में भी सेम इसी तरीके से कानून लागू होगा। उसमें भी अध्यादेश जो है बना हुआ है वो हमारे अगर अधिकार का उल्लंघन करती है तो हम लोग क्या करेंगे, वो भी उस स्थान तक वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस अगर हम लोग को पता चला कि ये जो अध्यादेश है वो हमारे जो अभिधान हमारा जो मतलब अधिकार जो है उसको छीन रही है या उसको उल्लंघन कर रही है, तो हम लोग उस अध्यादेश को लेकर के चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, चुनौती मतलब न्यायालय में चुनौती देने का भी अधिकार है। ठीक है, तो ये एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा सारी चीजों को। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अध्यादेश तो आ गया, अब ये रहेगा कब तक, है ना, ये कब तक रहेगा, कब समाप्त होगा, कैसे समाप्त होगा, हर चीज को हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आ तो गया, अब उसको भेजना भी पड़ेगा ना। तो देखिए क्या होता है कि ये जो अध्यादेश है ये किस काम के लिए आया है, सबसे पहले तो हम लोग यही सोचेंगे तो हम लोग क्लियर होगा। ये आया आपातकाल की स्थिति के लिए, है ना, आपातकाल की स्थिति के लिए, जब सत्र वगैरह नहीं चल रहा था, कानून नहीं बन पा रहा था, कानून बनाने की स्थिति में नहीं थे, इस स्थिति में जो है अध्यादेश लेकर के आया गया। तो अब जब कानून जो नॉर्मल स्थिति हो जाएगी, अगर हमारे देश की स्थिति अगर कहीं पे भी कोई भी आपात स्थिति हो, जब नॉर्मल हो जाएगी तो उस कानून का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भी वो कानून को समाप्त करना जरूरी है। प्लस कुछ समय बाद तो जरूर सदन जो है वो खुलेगा ना, तो उस समय भी जब खुल जाएगा तो हम लोग उसको प्रॉपर कानून भी तो बना सकते हैं, तो इसलिए भी ये निरस्त हो जाएगा, इसलिए भी ये समाप्त होगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होता है कि जो गेप है हमारे जो सत्र जो चालू होते हैं उसमें जो गेप है उसी हिसाब से रखा गया है कि जो अध्यादेश है वो जब जिस दिन से वो लागू हुआ अध्यादेश उससे लेकर के 6 महीने तक का उसका एक वैलिडिटी होता है।
ठीक है। 6 महीने तक वो जो है अध्यादेश जो है वो लगातार जारी रहेगा। 6 महीने के अंदर में जो है यहाँ पे जो सत्र है वो चालू करना है। चालू करने के बाद से तुरंत इस अध्यादेश के ऊपर कानून बनाना है। अगर आपको लगता है कि कानून बनाना जरूरी है अभी देश में तो आप बनाइए, नहीं तो निरस्त करना है उसको। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, जब 6 महीना हुआ, ठीक है, तो 6 महीने के बाद से जब जैसे जिस दिन भी यहाँ से, जैसे 6 महीना का मतलब 6 महीना ही नहीं चलेगा वो, है ना। जैसे आज के डेट में जो है एक अध्यादेश अभी लाया गया, 2 दिन बाद जो है सत्र चालू हो गया, तो 2 दिन बाद यहाँ से फिर काउंटिंग क्या होगा, यहाँ से काउंटिंग होगा 6 सप्ताह का। यानी कि जैसे ही सत्र चालू हुआ, सदन का, संसद का सत्र चलता है ना। अभी मानसून जो सत्र चलेगा अभी, है ना, तो उसी तरीके से सत्र चल रहा है। अब यहाँ पे जो सत्र है वो चालू हो गया, तो उस दिन से लेकर के 6 सप्ताह तक के अंदर में उस कानून पे कोई ना कोई, वो जो अध्यादेश है, इस अध्यादेश पे कोई ना कोई सरकार को निर्णय लेना है। या तो उसके लिए कानून बनाए या तो उसको स्थगित करे। अगर 6 सप्ताह जो हो गया, अगर 6 सप्ताह तक जो है यहाँ पे जो सरकार है वो इस पे कोई विचार नहीं कर रही है, बस ऐसे ही चल रहा है, कुछ उसके लिए कानून वगैरह कोई विधेयक पेश नहीं किया जा रहा है, तो ये जो 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 अध्यादेश है उसका क्या स्थिति होगा ये भी सोचना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो अपने आप समाप्त हो जाएगा अध्यादेश। क्लियर है? यानी कि अगर सदन जो है वो, संसद जो है वो चालू हो गया, सारी चीज चालू हो गई, सत्र चल रही है, तो उस दिन से लेकर के 6 सप्ताह तक जो है अध्यादेश अपना इंतजार करेगा कि जल्दी से मेरे को कानून बना दो। अगर नहीं बनाएंगे तो ये क्या करेगा, अपने आप निरस्त हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर निरस्त नहीं होगा तो इसको वापस लेने का क्या कंडीशन है। जैसे कि सत्र भी, अभी भी सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, सत्र नहीं चल रहा है, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन जो आपात स्थिति है वो स्थिति अब बेहतर हो गई है, फिर इस कानून की जरूरत नहीं पड़ी। तो उस कानून को निरस्त करने के लिए और क्या यहाँ पे तरीके हैं, तो यहाँ पे तरीका है राष्ट्रपति के पास फिर से शक्ति। जैसे राष्ट्रपति यहाँ पे लेके आए, सेम वैसे यहाँ पे उसको वापस कर देंगे, अध्यादेश को खुद समाप्त कर देंगे। कैसे करेंगे, वो इंटरनल बात जो मैं आपको बताया था, प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उनके सारी चीजों के, उन्हीं के बातों पे हर काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, इतने सारे क्लियर हो गए कंडीशंस। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं। देखिए, जो मैं आपको बताया कि राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश को वापस किसी भी समय वापस ले सकते हैं, है ना, लेकिन मन से ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, कौन करेंगे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिमंडल है उनके सलाह पर वो करेंगे। एक एक चीजें बहुत आराम से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। ठीक है, एक बार जरूर, अगर अच्छे से आपको समझ में आया होगा तो जरूर देखो। आप लोग तो, मैं आप लोग के लिए इस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं, पता है। तो लाइक देने में कम से कम कंजूसी मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लगे अंदर में कि हाँ मैं मेहनत किया हूँ, तो उसका मतलब लोग उसको पसंद कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि मंत्रिमंडल जो है वो बताएगी राष्ट्रपति को कि आप क्या कीजिए, आप हो गया काम, निरस्त कर दीजिए। ठीक है, तो निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो यही सब बातें हैं, सारी चीजें। अब यहाँ पे जो है, हाँ, अब हम लोग राज्यों के कंडीशन में भी देखना था ना। तो राज्यों के कंडीशन में अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि जो सत्र चलेगा तो उस समय क्या कंडीशन होंगी, सेम कंडीशन होंगी। ठीक है, बस बात इतनी है कि वहां पे अगर विधानमंडल है और विधान परिषद है तो फिर यहाँ पे सेम जैसा कंडीशन है वैसे ही लागू होगा। अगर वहाँ पे किसी बहुत सारे राज्य में जो विधान परिषद नहीं है तो जितने भी डबल जो वहाँ पे काम है वो नहीं होंगे, केवल इससे काम हो जाएगा। अगर विधानमंडल में सेम वैसे ही है कि अगर वो जो विधेयक है यहाँ पे, मतलब जो अध्यादेश है उसको पारित करने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं लेकिन काम विचार नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही हो जाएगा, वो स्थगित हो जाएगा। कुछ कुछ कंडीशंस लेकिन अलग है यहाँ पे राज्यपाल के शक्ति के अंतर्गत। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर करके चल रहे हैं कि अध्यादेश में जो राज्यपाल है वो राज्यपाल के पास कितनी शक्ति है और राष्ट्रपति के पास कितनी शक्ति है ना। राष्ट्रपति के पास कितनी शक्ति है, हम लोग तो ये दोनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है राष्ट्रपति से और राज्यपाल के। तो देखिए डिफरेंस कैसे, आप खुद नेचुरल तरीके से आप एक बार सोच करके देखिए। हम लोग नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है, मतलब फिर भी हम लोग एक बार तरीके से आप सोचेंगे इस तरीके से। मैं चाह रहा हूँ ये भी डेवलप करना कि आप जब इस तरीके से पढ़ें पॉलिटी, तो आप कैसे सोच सकते हैं। संविधान के निर्माता यहाँ पे ये भी जरूर सोचे होंगे कि जैसे राज्यों में जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के बराबर है, वैसे ही पूरे सेंटर में जो राष्ट्रपति है ना, तो पूरे सेंटर को संभाल रहे हैं। लेकिन राज्य के एक एक राज्य, इतने सारे राज्य अलग अलग बटे हुए हैं, तो यहाँ पे जो है राज्यपाल को भी उतना शक्ति तो देना ही चाहिए, लेकिन राज्यपाल को इतना भी शक्ति नहीं देना चाहिए कि जो राज्य का मैनेजमेंट है वो क्या है, कंट्रोल से बाहर चला जाए, है ना।
देश के मतलब पूरे देश को एक संगठित करने के लिए एक यहाँ पे तो मेन जो मैनेजर होना चाहिए ना, तो वो मैनेजर राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति से थोड़ा बहुत तो भिन्न होना चाहिए यहाँ पे काम। कैसे भिन्न होना चाहिए? एकदम प्रैक्टिकल आप ही कुछ सोच करके देखिए कि मान के चलिए कि जो यहाँ पे जो राज्यपाल है, यहाँ पे जो राज्यपाल है, अभी राज्यपाल का हम लोग मामला पढ़ रहे हैं ना, ये सब कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। यहाँ का जो राज्यपाल है वो राज्यपाल किसी ऐसे कानून के मतलब किसी ऐसे कानून पे है ना, मतलब कोई भी ऐसा मामला हो जिस पे वो अध्यादेश जारी कर रहा है, ठीक है। अगर ये अध्यादेश जो है वो ऐसा अध्यादेश है जो कि नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस है उसका, केवल राज्य तक वो सीमित नहीं रहेगा, उसका प्रभाव नेशनल लेवल पे पड़ेगा, या तो संविधान के ऊपर पड़ेगा, या तो सामाजिक व्यवस्था पर पड़ेगा, या तो संविधान के मूल ढांचे पर पड़ेगा, या तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या हो सकता है? ऐसी कंडीशन में ये होगा कि राज्यपाल जाएंगे राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति से पूछेंगे साहब ये तो है, ये जो कानून जो हमारे को अध्यादेश लाने के लिए जो सीएम बोल रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं जो है राज्य से बाहर चला जा रहा है उसका जो नियम है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो जो है मतलब ऐसी जो कानून है जिसपे अध्यादेश इस तरीके से नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो ऐसी चीजें को के लिए फिर वो राष्ट्रपति से पूछने जाएंगे राज्यपाल। एक कंडीशन है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हम लोग को पता है कि जो राज्यपाल होते हैं, राज्य सेम ऐसी होती है ना राज्यों में भी, है ना, वहां भी सदन है, वो लोग सब पारित होते हैं, फिर राज्यपाल के पास जाता है। अभी मैं इससे पहले पढ़ाया था जो शायद केरला की जो सरकार है वो क्या कर रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट जारी है। क्यों जारी है? क्योंकि वहां के राज्यपाल क्या करते हैं, जब विधेयक उनके पास लेकर के जाते हैं तो जो वहां के राज्यपाल है वो जेब में रख लेते हैं उसको, फिर पढ़ते ही नहीं है, वो उसको नहीं पास करते हैं। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, दूसरा कंडीशन, कि जब पूरा असेंबली हर चीजों से पास करके गया राज्यपाल के पास ये विधेयक, तो इस विधेयक को कोई कोई ऐसे विधेयक होते हैं जिनको राज्यपाल को राष्ट्रपति को पहले बताना पड़ता है, ठीक है, पहले उनसे सलाह लेना पड़ता है, उनका भी यहाँ पे एक निर्णय जरूरी है। तो अगर ऐसा कोई कानून है जिसमें राज्यपाल को राष्ट्रपति से पूछ करके ही उसको करना है, तो उस कानून पे अगर अध्यादेश भी बनेगा ना, तो पहले क्या करेंगे, राष्ट्रपति से जाकर के पूछेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का अगर कानून पे भी अगर अध्यादेश लाने के लिए बोला जाएगा तो पहले जाएंगे राष्ट्रपति से पूछने, चाहे कोई भी राज्य हो, राज्य के अंतर्गत। तो यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल में ये डिफरेंस है, जो दोनों में जो अध्यादेश लेकर जाएंगे उन दोनों में थोड़ा सा ये इस तरीके का अलग अलग थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है, केंद्र में राष्ट्रपति की है, मतलब वही राज्य में भी वही राज्यपाल की है, मतलब ये कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ है ना, ठीक है ना। मैं बहुत ज्यादा मैं इधर ही हर चीजों को आपको क्लियर समझा दिया था, क्योंकि देखिए इसको मैं खुद बहुत मेहनत करके समझ करके मैं कोशिश किया था। यहाँ पे मेरा पूरा उद्देश्य था कि आपको एक बार में बहुत अच्छे से हमेशा के लिए समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि दोबारा आप कभी भूले ना उसको, ठीक है। राज्यपाल के अध्यादेश मैं अभी जो आपको बताया सेम वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है, आप सबको देख लेंगे। बाकी तो मेरा जो उद्देश्य था कि मैं आपको अच्छे से उसको समझा पाऊँ, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर हर चीजें समझा दिया हूँ, ठीक है। तो ये इसको भी जरूरत नहीं है, लास्ट में जरूरत बस यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो अध्यादेश जो लाया जाएगा लाया जाएगा राष्ट्रपति लाए चाहे राज्यपाल जो लाए, ठीक है। तो राज्यपाल लाए चाहे राष्ट्रपति लाए, लेकिन क्या उसको हम लोग न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं क्या? न्यायालय में उस अध्यादेश के खिलाफ हम लोग जा सकते हैं क्या कि नहीं, ये अध्यादेश जो लाए हैं इमरजेंसी में भले ही लाए गए हैं, लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं है। तो क्या मामला हुआ था, देखिए 38वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में, ठीक है। उस समय ये व्यवस्था दी गई, ये बताई गई वहां पे, उस समय निर्णय लिया गया, यहाँ पे डाल दिया गया, मतलब संविधान संशोधन के थ्रू कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी अध्यादेश अगर आएगा तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, मतलब उसके खिलाफ हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते। फिर दूसरा क्या हुआ, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसके अंतर्गत बताया गया कि बिल्कुल क्यों नहीं जा सकते। और मैं एक चीज आपको एकदम यूनिक चीज बताता हूँ, क्योंकि मैं जब इस चीज को सारी चीजों को जब समझ रहा था तो मैं पूरा पॉलिटी को उसी तरीके से ध्यान में रख करके पढ़ा हूँ, मैं भी आप ही लोग जैसा हूँ, है ना। तो उस समय एक चीज बहुत बहुत मतलब यूनिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अभी तक टिके हुए हैं मेरे वीडियो में, अगर समझ रहे हैं इंटरेस्ट लेकर के, तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि आप ये समझे कि नहीं समझे। मतलब केवल इतना लिख दीजिएगा कि संविधान का मूल ढांचा, मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ तक पहुंच गए थे, ठीक है। तो जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो एक चीज बस अपने माइंड में रखिएगा, किसी भी चीज में सुधार किया जा सकता है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि संविधान के हर चीज में आप पढ़ें बार बार इसको, कि संविधान में हर चीज को यहाँ संशोधन कर सकते हैं, उसको हर चीज कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है ना, उस मूल ढांचा को कोई चेंज नहीं कर सकता।
उसका जो व्यवहार है वो नहीं बदलना चाहिए। अब ये हर जगह पर काम आएगा। जैसे कि अभी आपको अध्यादेश से संबंधित प्रश्न आया, उसमें आया कि इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। अब यहाँ पे चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन आपको पता नहीं है कि चुनौती दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। अगर आपको ये पता रहेगा ना कि संविधान का मूल ढांचा क्या होता है, तो आप इसको समझ जाएंगे। जैसे कि संविधान का मूल ढांचा के अंतर्गत यहाँ पे लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, मूल अधिकार, है ना, और जो संविधान का जो मूल ढांचा है गणतंत्रात्मक या क्या पंथ निरपेक्ष, ऐसी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे दी हुई हैं, आप कभी देखिएगा मूल ढांचे के अंतर्गत। बस आप उसमें इतना ही सोचना है कि अगर ये जो अध्यादेश है, कहीं ये इस चीज को रोक तो नहीं रहा, कहीं इसको प्रॉब्लम तो नहीं पहुंचा रहा। अगर इसको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम पहुंचा रहा है, मतलब ये संविधान के दायरे में आएगा, चुनौती दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकती है, न्यायालय के अंतर्गत ये आएगा। हर एक चीज में मैं इसको बहुत अच्छे से पूरा डीप समझाऊं, क्योंकि पता है, देखिए ये जो मामला है ना, जब आप संविधान संशोधन और न्यायालय के मामले में आप पढ़ेंगे, जब उसके पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो कभी आएगा कि कोई दूसरा कोई केस हुआ, उसमें पता चला कि नहीं अलाउ कर सकते हैं, फिर किसी में आया कि नहीं अलाउ कर सकते, फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ। ऐसे पढ़ते 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 मैं गया बहुत आखिरी तक, मेरे को लास्ट में ये चीज समझ में आया कि मूल ढांचा के बाद से कार्यक्रम थोड़ा बदला है। नहीं तो कभी कोई और जाए कोर्ट में तो वहां फैसला चेंज हो जाए, फिर कभी कोई और जाए तो वहां चेंज हो जाए। लेकिन लास्ट में एक ही चीज समझ में आया मेरे को, बहुत अच्छे से खोजने समझने के बाद से, कि संविधान का जो मूल ढांचा है, वो मूल ढांचा आखिरी यहाँ पे उस पर फोकस रखा गया, ठीक है, कि संविधान के अंतर्गत कुछ कुछ चीजें जो है वो मूल ढांचा है, बस वो अब चेंज नहीं हो पाएगा। बाकी आप जितना चेंज करना कर लो, तो बस उतना ही को आपको फोकस रखना है, ठीक है। इसके यहाँ तक आप समझ गए ना मूल ढांचा को, तो फिर आप संविधान में हर एक चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से अध्यादेश है, अध्यादेश जो है वो मूल ढांचे को किसी भी तरीके से हानि पहुंचाए, संविधान के में जो अधिकार दिए गए हैं, अधिकार के अंतर्गत वो भी मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं, उसको हानि पहुंचाए तो बिल्कुल जो है इसकी समीक्षा की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पूरा कंप्लीट हो गया, हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए। जो दिल्ली का जो मामला था, लगता है बहुत ज्यादा हम लोग डीपली समझ गए हैं इसको। चलिए हो गया ये सारी चीजें। अब हम लोग थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ना मेंस की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत कोशिश की आपको समझाने की। जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप अच्छे से समझे कि नहीं समझे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न आए हुए हैं, और मैं पूरा मतलब बहुत ज्यादा 90% उम्मीद है कि यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा मेन्स में, ठीक है। प्रीलिम्स में तो आना ही आना, ये सब इधर से प्रश्न आता ही है, मेंस में भी जरूर प्रश्न आएगा। देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, और हर बार तो पूछते हैं, लेकिन अभी नहीं डाटा है अपने पास, कि क्या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जुलाई 2018 में दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनीतिक कश्मकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए। 2018 में ऐसा इस तरीके का प्रश्न बना हुआ था। तो अभी जैसा माहौल चल रहा है उसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाया हूँ, उस हिसाब से प्रश्न बनेगा, आप अरेंज करके उस हिसाब से अपना तैयारी करेंगे उसको। दूसरा देखिए, हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिक बल दिया जा रहा है। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और परिसंघवाद किस सीमा तक इन सुविधाओं का हल निकालने लगा इस पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2015 में पूछा गया था। तो अभी का जो वर्तमान घटना है ना, वर्तमान घटना को जितने डायमेंशन से मैं समझा सकता था आपको बताया, बेसिक चीजों को अच्छे से क्लियर किया। उसी हिसाब से आप अपना सोच करके आप लिखेंगे। देखिए प्रश्न यहाँ से ज्यादातर क्या कंडीशन है पता है, कि मतलब ये अगर आप पूरे को पढ़ने के बाद से आपको भी यही समझ में आया होगा कि जिस तरीके से अभी ये कानूनी दाव पे जो चल रहा है राज्य सरकार और इनके बीच में, 2 चीजें सबसे मेन चीज निकल के आ रही है। पहला कि मतलब क्या यहाँ पे जो संसद है, ठीक है, संसद का क्या अस्तित्व बच गया है। कहने का मतलब है कि जब आप इस तरीके की इमरजेंसी, कुछ भी इमरजेंसी बता करके तुरंत आप यहाँ पे अध्यादेश लेकर के आ जा रहे हैं, जब किसी चीज को आपको कानून बनाने के लिए संसद यहाँ पे है ही है ना, फिर उस हिसाब से उसको उस समय बनाना चाहिए, उस समय करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से मतलब ऐसा हो जा रहा है कि आप मतलब जो ये अध्यादेश है उसी को बना करके रूल कर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके से खानी। दूसरा चीज यहाँ सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट जब खुद एक निर्णय यहाँ पे बता दी है, तो उस निर्णय को डिफेंड करने के लिए अध्यादेश लेकर के आ गए। तो फिर ये व्यवस्था किस ओर लेकर के जा रही है हमारे संविधान को, या फिर हमारे जो यहाँ पे एक प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन कह सकते हैं, राज्य की प्रशासन कह सकते हैं, तो ये मतलब क्या यहाँ पे पता चल रहा है हम लोग को इससे,
समझ रहे हैं आप? यहाँ पे एक सोचने वाली बात है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक फैसला दे दी है उसी चीज़ के लिए, फिर उसको डिफेंड, मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिफेंड यहाँ पे किया जा रहा है कि नहीं, हमको जो करना है वो करेंगे, आप चाहे कुछ भी निर्णय दे दो, ऐसा चल रहा है। तो फिर यहाँ पे यही सबसे मेन प्रश्न बनने की संभावना है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो मामले हैं उन पे भी अगर उसकी अगर व्यवहारिकता यहाँ से तो कहीं ना कहीं कमी पड़ी है ना, कहीं खत्म हो गई ना यहाँ से, तो इस पे विचार करने के लिए ज़्यादातर प्रश्न बनेगा। अब अपने हिसाब से आप देख लीजिए इसको कैसे तैयारी करेंगे। मैं जो मूल बातें तो जो थी यहाँ पे, प्रश्न कैसे बनेगा उसको भी मैं आपको बता दिया हूँ।